तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्पियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ साइकोलॉजी की, कुछ कहानियों की, कुछ किस्सों की। और डॉक्टर साहब आगे चल के शायद हम बात भी करेंगे आजकल में हो रहे मुद्दों के ऊपर कि कैसे ह्यूमन उसके ऊपर बिहेव करता है। मगर आज का वीडियो जो है वो उस समय की ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है जब सब कुछ अनसर्टेन हो गया था। Heisenberg's uncertainty principle. जब आप देख रहे थे कि एक इंसान जैसे कि हाइजेनबर्ग था, वो डुअल नेचर दिखा रहे थे अपने कि शायद वो जर्मनी के साथ थे भी और नहीं भी। सेम होता है किस्सा जब आइंस्टाइन जिलार्ड के साथ मिलके लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कि सर एक काम करिए, शायद जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है, क्योंकि ऑटो हांस ने समझा दिया था दुनिया को न्यूक्लियर फिजन। Based on this new phenomenon, it is conceivable, though much less certain, that an extremely powerful bomb of a new type may be constructed. तो शायद इसका इस्तेमाल करके जर्मनी एक ऐसा बम बना देगा जो दुनिया को तबाह करके उसको सारी की सारी ताकत दे देगा। उसके बाद आइंस्टाइन उस चीज से अलग हो जाते हैं। आइंस्टाइन कभी भी ओपनली आके मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम नहीं करते। ये वीडियो उस इंसान के बारे में जिसका नाम है ओपनहाइमर। जब निकलता है वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, और एटॉमिक बॉम्ब जब बन जाता है तो जब उनसे पूछा जाता है कि इस बम को कहाँ गिराया जाए, तो उसी इंसान ने कहा था कि इसको सिटीज पे गिराना चाहिए। क्यों गिराना चाहिए, क्यों नहीं गिराना चाहिए, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, ओपनहाइमर ने जब देखा कि एटॉमिक बॉम्ब को सिटीज पे गिराया गया और ऐसी तबाही हो गई है, तब उसके अंदर कोई इंसान जागता है और वो कहता है कि मैं हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए, जिसको हम सुपर कहते थे, उस समय सुपर नाम दिया गया था उसको, जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बाद में हाइड्रोजन बम बनाया गया। बाद में इतना डिले हो गया था कि यूएसएसआर उससे जीतने लगा था और सारे के सारे जाके उस पे मुद्दे लग जाते कि तुमने इस देश के साथ देशद्रोही करिया है, तुम देशद्रोही हो, तुमने हमारे देश को बहुत पीछे ले गए हो। उस पे मुद्दा चलता है, पूरा मुकदमा चलता है। वो सारी की सारी इस वीडियो में बात होने वाली है। तो डॉक्टर साहब म्यूजिक यार। We shall never surrender! Now I am become death, the destroyer of worlds. वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्पियर। जैसा कि सूफिया ने कहा कि आज होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां और मारा पीटी का। सॉरी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलते रहता है। Yes. मार मार के एक दूसरे को लाइन पे लाना बहुत जरूरी है, इसी को प्यार कहते हैं। यस। एनीवेज, तो बात ये है कि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में, कि कैसे एक इंसान विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 10 years नेशनल हीरो से पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन जाता है। बिल्कुल। मगर जैसा कि आपने कहा कि ड्यूअल नेचर खाली हाइजेनबर्ग का नहीं चल रहा था, सबका चल रहा था। शुरुआत करते हैं कि नाजी जर्मनी और वर्ल्ड वॉर 2 जो था, शुरुआत तो उसकी यूरोप में हुई थी, है ना, मगर अमेरिका उसमें धीरे धीरे घुसता है और घुसते से ही उनको एक्चुअली एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए मजबूर किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो वो कैसे हुआ? बात ये हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया भी था, जो हमने रील में भी थोड़ा ड्रामेटिक्स डाल के हम थोड़ा कवर करते हैं, क्योंकि यार कुछ भी कहें, हम तो है थिएटर आर्टिस्ट, काम तो हमारा मूवीज बनाना ही है, आप तक कहानियां पहुंचाना है और साइंस के ड्रामा को दिखाना है कि साइंस महज किताबों में लिखी इक्वेशंस नहीं होती, साइंस महज किसी का प्रिंसिपल नहीं होता कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। साइंस होती है कि वो भी तो एक इंसान था, वो इंसान किस कदर सोचता है, वहां भी उसकी अनसर्टेनिटी दिखती है कि नहीं। और वो वक्त ही ऐसा था जहां पूरी की पूरी दुनिया अनसर्टेन हो गई थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। अब देखिए, एक बात होती है, जब बताया गया कि न्यूक्लियर फिजन होता है, जब बताया गया कि एक्चुअली में E = mc² है, वो हमें दिख रहा है सामने, आंखों के सामने, तो हमने बहुत सारी वीडियोस में बात भी कर ली है। तो जब बता दिया गया था तो आइंस्टाइन साहब ने सोचा, देखो ऑटो हांस कहाँ थे, जर्मनी में थे। जर्मनी के पास दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग वो इंसान था जिसने दुनिया को साबित कर दिया था कि ये छलावा है भाई। हाइजेनबर्ग वो इंसान था जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देके साबित कर दिया था कि हम इस दुनिया की रियलिटी जान नहीं सकते। तो आइंस्टाइन की बात भी सही है। और आप सोचिए, साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एक देश के पास इतनी बड़ी धरोहर है और इतनी बड़ी साइंस उसके सामने साबित हो गई है, इतना बड़ा फिलॉसफीज निकल के आ चुकी है कि न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी कि एटम्स टूट के एनर्जी निकालते हैं, तो अगर मैं बहुत सारे एटम्स को एक साथ तोड़ दूं, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कर दूं,
कंट्रोल में अनकंट्रोल रिएक्शन कर दूं तो क्या उतनी बेहतरीन एनर्जी निकलेगी, जो बेइंतहा एनर्जी निकलेगी, वो दुनिया को तबाह नहीं कर देगी। ये जो डर था, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो थोड़े पेसिमिस्टिक थे हमारे डॉक्टर साहब की तरह। वो मानते थे कि एनीथिंग बैड दैट कैन हैपन विल हैपन। तो उसी हिसाब से जब जिलार्ड बोलते हैं उनसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तुम इस समय, दुनिया तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है, दुनिया तुम्हारी बातों को साकित मान लेगी, दुनिया मानेगी कि यार एक इंसान जिसने बोला है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, एक स्पेस टाइम का कर्वेचर है, अगर उस इंसान ने साइन कर दिया, दस्तखत कर दिया कि ऐसे लेटर पर जो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी बचा सकते हैं, जो हमारे देश को बता सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो हमें डर लग रहा है ये एक्चुअल का डर है। एटॉमिक बॉम्ब कोई साइंस की फिक्शन नहीं है, वो रियलिटी बन सकती है। अगर आपने उस पर दस्तखत कर दिए तो देश क्या, देश का प्रेसिडेंट क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या, दुनिया क्या उस बात को सच मानेगी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इस लेटर पर आप दस्तखत कर दीजिए, और दस्तखत किए जाते हैं और बताया जाता है कि हाँ यूरेनियम इस्तेमाल किया जा सकता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। ये आइंस्टाइन के अंदर पेसिमिस्टिक बिहेवियर की वजह से आया था, मगर आइंस्टाइन कभी भी इस बात के सपोर्ट में नहीं थे कि हम इतनी तहलका चीज, इतनी बर्बाद कर देने वाली चीज को इंसान के हाथों में सौंपे। क्योंकि देखिए रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं, चीजें साइंटिस्ट ढूंढते हैं, मगर जब उन चीजों पर, उन बातों पर सरकारों के दस्तखत लग जाते हैं, जब प्रेसिडेंट के दस्तखत लग जाते हैं, तो उस चीज को पॉलिटिशियंस के हाथ में आ जाती है। वो ताकत जब पॉलिटिशियन के हाथ में आती है तो वो इंसान जो इस ताकत को शायद नहीं समझ सकता, वो इस ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया तबाह भी कर सकता है। रादर कि जो चीज हम नहीं समझते और अगर किसी चीज का प्रैक्टिकल फियर है, हाँ, उसे पॉलिटिशियन आजमाने से पहले शायद सोचेगा नहीं। हाँ, सोचेगा नहीं। वो इसलिए नहीं है हाँ, कि वो बुरे इंसान है, कुछ बिल्कुल। बुरे पॉलिटिशियंस होते हैं, ऑब्वियसली। हाँ, जोसेफ स्टालिन, बेनितो मुसोलिनी, हिटलर भी नाजी politician जर्मनी, हाँ, मान लीजिए है ना, politician हिटलर तो एडोल्फ हिटलर था हाँ, ना, मैं रूडोल्फ हिटलर बोल रहा था। हाँ। तो मगर आपको नहीं लगता, खैर मतलब ये गलती आप मेरे साथ भी कर रहे हो कि पेसिमिज्म नहीं है, वो विजडम है। हाँ, नहीं बात चलो मतलब जोक्स असाइड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आइंस्टाइन, ये बात पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, मैं जाता हूँ, मगर आप बस सोच के देखिए हाँ, कि कि आइंस्टाइन साइंटिफिक माइंड को समझते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को समझते हाँ, हैं, हाँ, और साथ ही साथ वो काफी वाइज इंसान तो थे। ऑब्वियसली थे। आपको नहीं लगता कि क्योंकि वो खुद एक जर्मन थे, हाँ, उन्होंने देखा था कि वहां उस वक्त क्या चल रहा है, किस कदर की मेंटालिटी है, शायद वो एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे थे कि वो समझ रहे थे, या उन्हें ये समझ आ गया था कि मान लो अगर ये एक पॉसिबिलिटी दुनिया में और खास करके जर्मनी में पाई गई है, तो वहां इस समय वातावरण इस कदर का है बिल्कुल कि ये लोग इसका बॉम्ब बनाएंगे। मैं बोल तो रहा हूँ, देखो आप बात ये कि आइंस्टाइन अगर उस जगह से आते, उस दुनिया से आते, उस देश से आते जहां पर ब्रिलियंट माइंड्स नहीं थे, तो शायद कभी आइंस्टाइन उस लेटर पे दस्तखत नहीं करते। रीजन बिंग, आप सोचिए जर्मनी वो भूमि थी जिस जगह पर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे। मैं बोल रहा हूँ जर्मनी ही वही जगह थी जहां पे आइंस्टाइन भी थे, जहां ओटो हान्स भी थे, जहां पर हाइजेनबर्ग भी थे। ऐसे सारे के सारे लेजेंडरी लोग जो है एक साथ एक ही जगह पे थे। आइंस्टाइन को वहां से निकलना पड़ गया अपने मजहब की वजह से, अपने नाम की वजह से, लेकिन उनको पता है कि ये ताकत जो है ना, ये ताकत यहाँ पर रियल बनाई जा सकती है, क्योंकि ये जो चीज है, इस चीज को ये लोग बना सकते हैं सच। यही रीजन था कि आइंस्टाइन ने, जो उनका डर था, वो डर वास्तविक भी इसलिए होता है कि यार आपको पता है कि अगर वहां पर पोटेंशियल है और वहां पर ये चीज है और वहां पर हम लोगों को नकार नहीं सकते, हम साइंटिस्ट को नकार नहीं सकते, क्योंकि आइंस्टाइन उसी दुनिया से आ रहे थे और उस समय गोल्डन एरा ऑफ साइंस चल रहा था यार। मतलब वहां पे क्या क्या चीजें ढूंढी जा रही थी और ऐसी चीज ढूंढ ली गई है जिसके ऊपर बादशाह जो है, तो वो एक ऐसा इंसान है जो कि इस चीज को नहीं समझ, उसका मतलब और मकसद सिर्फ यही दुनिया पे कंट्रोल करना। तो उसको पता है कि ये ताकत वहां तक पहुंच जाएगी तो बहुत ज्यादा जो है दुनिया में तबाही मच सकती है। जब एक इंसान, जब कोई लीडर, जब कोई भी चीज अपने आप को दुनिया में सिर्फ स्पेशल मान ले कि वी आर द ओनली ट्रू रेस, आई गेस, तो वो रेस से तुम बच नहीं सकते। एग्जैक्टली, रादर वो माइंडसेट से आप मैं नहीं बच नहीं सकते। और फिर और मतलब नाजी जो पार्टी आई थी और जो हिटलर आया था, वो केवल एक आइडियोलॉजी नहीं थी, वो तूफान था। और वो उसके आसपास जितनी भी चीजें थे सबको निगलने ही वाला था। और ये पनपते हुए देखा है बहुत आइंस्टाइन ने। अपना शायद अपना उनके देश पास छोड़ देना यार, अपना देश छोड़ के किसी और जगह भाग जाना,
वो जाकिर खान भी बोलते हैं ना, वो क्या नाम है, जख्म बन जाते हैं, वो अपना मुल्क छोड़ के जाओ, अपने शहर छोड़ के जाओ, अपने घर को छोड़ के जाओ तो चिर के अलग हो जाते हैं और ताउम्र वो निशान रह जाते हैं कि यार मैं अपनी भूमि से निकल के आया, विस्थापित हूँ मैं। तो वो चीजें हैं। Indeed. तो इसी चक्कर में आइंस्टाइन ने भी वो चीजें बोली। बस बात ये थी, ये चीजें कैलकुलेट वो नहीं कर पाए या फिर समझ नहीं पाए या देखी नहीं उन्होंने कि न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ यूरेनियम से नहीं बन सकता था। यस, यूरेनियम नॉर्मली मैंने एक रील में बताया भी था कि 99.28 या ऐसे कुछ परसेंटेज अगर आप स्क्रीन पे देख लेंगे, नेचर में यूरेनियम उस 238 का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, जो कि न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करके वैसे टूटता नहीं उस कदर जिस कदर यूरेनियम 235 टूट सकता है। यस। और उस समय साइंटिस्टों को पता नहीं था कि यार यूरेनियम 235 को 238 से कैसे अलग करेंगे। इसी वजह से हाइजेनबर्ग जो थे, जितना हम पढ़ते हैं देखते हैं, खैर वो तो अभी भी आज तक उस पर डिबेट है कि शायद कि उन्होंने नील बोर को इसलिए बोला था कि जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है ताकि वो दुनिया को बोले कि प्लीज़ इस पे काम मत करना, ये तबाही कर देगी, ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद दुनिया कभी भी वापस पहले जैसे नहीं हो सकती, या वो सही में उस कदर काम करना चाह रहे थे, वो फेल कर गए थे अपनी कोशिश। खैर, ये जो अनसर्टेनिटी उनकी लाइफ की है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं और ये आपके ऊपर है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में हाइजेनबर्ग एटम बॉम्ब बनाना चाहते थे या उन्होंने जानबूझकर उस प्रोग्राम को सैबोटाज किया। बिल्कुल ठीक है। खैर, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ते ही फिर बात आ जाती है कि रूजवेल्ट ने इस बात को सीरियसली लिया, अपने एडवाइजर से कंसल्ट किया, अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर से कंसल्ट किया और फिर इवेंचुअली पता लगा कि यूरान प्रोजेक्ट चल रहा है जर्मनी में, यूरान तो हमें इसके जवाब में कुछ करना पड़ेगा। तो यूएसए लग गया, भाई बनाओ टीम, है ना, कुछ करते हैं, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। और इसी बीच आ जाते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी हाईलाइट होती है जो उस समय धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स को काइंड ऑफ अमेरिका में लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और क्योंकि उनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड केमिस्ट्री में भी था और काफी उनके अच्छे संबंध थे सारे टॉप साइंटिस्ट के साथ, काफी पॉपुलर थे वो अपने कॉलीग्स के आजू बाजू, तो चुना गया एक ऐसे इंसान को इस प्रोग्राम को लीड करने के लिए जिसका पास थोड़ा शेडी था। खैर, ये हम थोड़ा बहुत ऊपर से हमारी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं हमारी एटॉमिक बॉम्ब सीरीज में। वो आ जाएगा, दिख रहा है क्या इधर? यहाँ दिख रहा होगा, आपको दिख जाएगा। एडिट साहब यहाँ आ गया, तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो बात अभी ये स्टोरी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फिर बात ये हो रही है, अब इससे पहले आप समझे आगे कि बात ये है कि उस समय आप देखिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो रुडोल्फ फ्रिश का मेमोरेंडम था। उस मेमोरेंडम ने, जो मैंने रील में भी बात करी है, उससे पहले क्यों दुनिया सोच रही थी कि इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यार सोचिए आपके पास यूरेनियम 238 99.27% के अराउंड है अंदर, मान लीजिए नेचुरल में, और आपको पता नहीं है इसको अलग करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप उसी को इस्तेमाल करोगे, ठीक है, उस नेचर में मिलने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल करोगे, तो वो चेन रिएक्शन जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होनी चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारे यूरेनियम चाहिए, मतलब अराउंड 2000 किलोग्राम यूरेनियम चाहिए, तब शायद वो सस्टेन करके हम फोड़ पाते। लेकिन रुडोल्फ और फ्रिश के मेमोरेंडम ने क्या पता चला, उन्होंने कहा कि अगर हम यूरेनियम 235 को एक बार काम करते हैं, अलग कर देते 38 से, उसके बाद रुडोल्फ और फ्रिश की कैलकुलेशन, तो उसने कहा कि अगर सिर्फ हम ऐसा करें कि सिर्फ 10 किलोग्राम यूरेनियम 235 ले लें, तब भी एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा। वो मेमोरेंडम बाय द वे सब टॉप सीक्रेट चल रहा था, ऐसा नहीं है कि दुनिया को पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो अमेरिका में ही बात रही और अमेरिका में ही दब गई। और उसी चीज को ले जाके फिर आगे चल के पूरा का पूरा मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया गया। उन्होंने एनरिच करना चालू किया, उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल इस्तेमाल करते हैं शायद उन दोनों को अलग करने के लिए, सिंपल सा प्रिंसिपल है, मास के हिसाब से चीजें अलग हो जाती है। मगर आपको क्या लगता है कि अगर ये मेमोरेंडम मान लो पब्लिक हुआ होता, या फिर ये मेमोरेंडम बनाया कभी आता ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो क्या हम ये फिगर आउट नहीं कर लेते? वॉर के वक्त तो नहीं कर पाते, नहीं मुझे लगता है। चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, है ना। तो क्या हुआ फिर, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं स्टोरी में। फिर मेमोरेंडम आया कि ऐसा कर सकते हैं, हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, यू कैन गेट यूरेनियम 235, और उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा यूरेनियम नहीं लगेगा, थोड़े से यूरेनियम में आप बॉम्ब बना सकते हैं। फिर और बहुत सारी चीजें हुई। एडवर्ड टेलर कह रहे थे फिजन बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए, फ्यूजन बॉम्ब बनाना चाहिए। उन्होंने एक प्लान भी बताया, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये एक चीज फीजिबल नहीं है। मगर एडवर्ड साहब, दिल छोटा मत करो, अपना काम जारी रखो, हम बात और जहां मेरी मदद कर सकते हो कर। और यही खासियत थी ओपनहाइमर की कि वो लोगों को मना लेते थे और वो इम्पोर्टेंट लोग को रखते थे। एडवर्ड टेलर जो है काफी, मतलब उनका एक रेपुटेशन थोड़ा खराब सा था। वो क्यों था क्यों नहीं था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
ओपनहाइमर के रहते एडवर्ड टेलर प्रोजेक्ट में भी रहे, काम भी किया और बहुत बड़ा योगदान भी था उनका इस प्रोजेक्ट में। और एडवर्ड टेलर ही बाय द वे वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार ओपनहाइमर के सामने वो डर रखा था। वो शायद आपने मूवी में भी सीन देखा होगा कि जब ओपनहाइमर कैलकुलेशन लेके जाते हैं आइंस्टाइन के पास कि तुमको क्या लगता है कि आइंस्टाइन की ये सच बोल रहे हैं क्या कि शायद अगर मैंने एक बार वो ट्रिनिटी टेस्ट हमने किया, न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, तो क्या नाइट्रोजन एक दूसरे से क्या फिर फ्यूज कर जाएंगे और इवेंचुअली क्या नाम है पूरी की पूरी हवा में आग लग जाएगी। उस समय तक ओपनहाइमर और आइंस्टाइन जो है ना वो उनके रिश्ते ऐसा, ऑब्वियसली आइंस्टाइन की सब रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन ओपनहाइमर जितना जैसा मूवी में भी दिखाया गया है उस कदर वैसे रिस्पेक्ट नहीं करते थे आइंस्टाइन की कि एकदम मतलब कि एकदम गुरु मानना। उन्होंने बाय द वे आइंस्टाइन को बहुत अलग भी रखा प्रोजेक्ट से। मूवी में सीन भी दिखाते हैं। नहीं, वो उसके रीजंस अलग थे। हाँ, उसके मतलब रीजंस अलग थे। उसका ये था कि देखिए आइंस्टाइन की इज्जत सब करते थे, ऑब्वियसली करते थे, खास करके ओपनहाइमर। हाँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, मगर दिक्कत ये थी कि क्योंकि आइंस्टाइन को उस प्रोजेक्ट में लिया नहीं गया था, हाँ, साथ ही साथ आइंस्टाइन उस प्रोजेक्ट का एक्टिवली पार्ट नहीं होना चाहते थे हाँ, और obviously। गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। हाँ, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि बात इस प्रोजेक्ट से बाहर जाए, हाँ, इसलिए थोड़ी पाबंदियां भी थी कि हाँ। यार आइंस्टाइन को ना नहीं बता सकते ही नहीं है, हाँ, ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं है। और शायद उनका नेचर जिस हिसाब से मूवी में भी दिखाया और जैसे वो थे, जैसे बात भी करते हैं कि आइंस्टाइन उस प्रोजेक्ट को शायद फिर रोक देते या डिले, मतलब मेरे हिसाब से वो क्योंकि एम्पैथाइज बहुत थे और ज्यादा चीजें एम्पैथेटिक जरूर थे। हाँ, मतलब इस मैं आइंस्टाइन और ओपनहाइमर की बात भी आगे लेकर आऊंगा। मैंने बहुत बहुत केयरफुली कंस्ट्रक्ट किया है। हाँ। मैंने एक बिल्डिंग बनाई है। मैं आप अभी देख पहले पा रहे हैं कि मंजिल पे हूं। सारी चीजों पर अनसर्टेनिटी है कि इंसान किस वे में बिहेव करता है, हमें खुद नहीं समझ में आता। इंसान दुनिया में मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल है समझने के लिए, और इंसान की सबसे बड़ी आयरनी है कि उसको लगता है कि वो इंसानों को समझता है। तो ये बातें हैं। तो हाँ, आप कंटिन्यू करें। बट हाँ, अब फास्ट फॉरवर्ड ये कर लेते हैं। बॉम्ब बन गया, बॉम्ब फट गया। हाँ, उसके पहले हाँ। डिस्कशन ऐसा कुछ छिड़ गया था कि यार बॉम्ब आखिर गिराया कहाँ जाए। हाँ, और इस बीच ओपनहाइमर साहब ने कहा था कि भाई साहब हाँ, हाँ, बॉम्ब्स जो हैं शहरों पे गिरेंगे। बिल्कुल। और जिलार्ड वो थे जिन्होंने लेटर दिया था आइंस्टाइन के दस्तखत लेके प्रेसिडेंट रूजरवेल्ट को कि देखिए एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहिए। वो और बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात पे फोर्स कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, बता रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने साइन भी किया था डॉक्यूमेंटेशन पे कि काम करते हैं। इसलिए मैं रील में डायलॉग बुलवाया था कि इसको बंजर जमीन पे फोड़ते हैं, हम दिखाते हैं, शो करते हैं कि हमारे पास इतना जो वेपन है वो ऐसा तबाही मचा सकता है, जाने नहीं लेते हैं। ओके वहीं पर ओपनहाइमर ने बोला था, वो उनमें से थे जिन्होंने बोला कि सिटी पे गिरा दो। यहाँ पर आता है एक सवाल। हाँ, ठीक है, हाँ, आपको पता है, मुझे पता है। हाँ, ओपनहाइमर काइंड ऑफ फाइनल डिसीजन उन्हीं का था। हाँ। उन्होंने कहा था शहरों पे गिरा दो। हाँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट को तुम ऐसे वेस्ट कर दोगे। अब आपको क्या लगता है ये ओपनहाइमर के बारे में क्या बताता है? देखो, ओपनहाइमर के बारे में क्या बताता है, बात यह है कि उस समय जो सिचुएशन थी, अगेन अनसर्टेन। संक्षिप्त में बताइए कि आपको क्या। चलो इतना और सिंपल कर देता हूँ मैं कि बिकॉज अगर ओपनहाइमर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और इंसिस्ट किया कि शहरों पे फोड़ना चाहिए, तो क्या ये ओपनहाइमर का वॉर के बाद का जो इमीडिएट स्टांस था, हाँ। जो वो एटॉमिक रेस को, हाँ। आर्म्स रेस को रोकने पर लग रहे थे, हाँ। क्या ये फिर उनका दोगलापन था यहाँ पर? अनसर्टेनिटी अगेन इंसान के बिहेवियर। कई बार मुझे लगता है पर्सनली कि इंसान तब तक नहीं समझता जब तक उसको एक्चुअली में सच्चाई का तमाचा न लग जाए। उस समय उन्होंने बोला कि एटॉमिक बॉम्ब को शहरों पे गिराओ, जिसकी ताकत खुद उनको नहीं पता। जिसकी ताकत उनको नहीं पता कि ये बॉम्ब जो है वो हजारों जिंदगी लेगा, लाखों लेगा, कब तक लेता रहेगा, रेडिएशन कितनी फैलेगी, किसी को नहीं पता ही नहीं था। स्टिल सिटीज पे गिरा दो। अब आपकी फिलॉसफी तो खैर है ही, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपकी फिलॉसफी से एग्री नहीं करता हूँ। जैसे कि कुछ भी सर्टेन तो नहीं होता, है ना। अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हमको लग रहा था छत पे खामोशी होगी, वो बाइक वाला चला गया। वो है ना। तो अनसर्टेनिटी तो रहती है, मगर अगर फैक्ट्स को क्लोजली एग्जामिन किया जाए तो क्या हो गया था असल में, जब तक जर्मनी वॉर छोड़कर सरेंडर कर चुका था, तब तक पूरी तरह से एटम बम तैयार भी नहीं था। ठीक है, मगर फिर भी एटम बम क्यों फोड़ा गया? क्योंकि जापान ने जिद पकड़ ली थी कि भाई हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम ना हथियार गिराने वाले हैं, ना हम चाइना पर जो जुल्म कर रहे हैं वो करना रोकेंगे, ना हम हमारी टेरिटरीज गिव अप करेंगे। हम यूरोप अपना जाने, हम अपना देख रहे हैं, हम नहीं, हमसे पंगा मत लेना। जापान का ये स्टांस था। बात इस
इतनी हद तक आगे बढ़ गई थी कि एक्चुअली जापान में फायर बॉम्बिंग्स हुई थी। तो जापानीज आर्किटेक्चर उस टाइम पे बहुत ज्यादा वुड बेस्ड था। हाँ। तो अमेरिका ने फायर बॉम्ब्स गिराए थे। लकड़ी आग पकड़ लेती है। शहर के शहर जला दिए गए। जापान फिर भी हार मारने को तैयार नहीं। मतलब वो लड़ता भी इस कदर से था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कामिकाजी पायलट्स रहते थे उनके। अच्छा। कामिकाजी पायलट्स का क्या काम रहता था पता है? अमेरिका के पास बेटर प्लेन्स है, उनके पास बेटर वेपनरी है, देश के लिए अपनी जान दे दो। ये रहा प्लेन, ये रहा शिप, ये रहा क्रैश। विलिंगली अपनी जान देने को तैयार थे। वो इस कदर घुसे हुए थे इस युद्ध में। उस इंसान को तुम क्या डराओगे जिस इंसान को मौत का डर खत्म हो जाए? और ये अगर एक पूरे देश की आइडेंटिटी ये बन जाए, आप ये मान लीजिए कि मान लो नाजी जर्मनी नहीं करता सरेंडर, इतनी तबाही के बाद भी, तो फिर अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ये मेरे ख्याल से रीजन नंबर 1 है कि हम काफी जुल्म उन पर कर चुके हैं, फिर भी यहाँ मारने तैयार नहीं है। साथ ही साथ अमेरिका के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे इस वॉर में घुसने के लिए। बहुत। अगर आप देखेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत हुआ था यूरोप में, ज्यादातर तबाही भी यूरोप में ही हुई। हाँ, जापान अपनी जगह जाती कर रहा था, अमेरिका का ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट था नहीं। हाँ। अमेरिका ये देख रहा था कि आप देखिए उस समय के जियोपॉलिटिक्स अगर मैं आपको समझाऊं तो अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 इंग्लैंड, अनडिस्प्यूटेड नंबर 1.5, 2 भी नहीं, फ्रांस, ठीक है, और रशिया कहता था तुम दोनों ना 1 ना 2, मैं नंबर 1। इन लोग का अपने में चल रहा है। अमेरिका ने रियलाइज किया यार ये लोग तो पागल है, पैसा तो मेरे पास है, इंडस्ट्री तो मेरे पास है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो मेरे पास है, उल्टा दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल्स मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो मनी वाइज आई एम स्ट्रॉन्गर, फिलोसफी एंड इंटेलेक्ट वाइज आई एम स्ट्रांगली प्लेस्ड, पर मैं दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाऊं कैसे? ये एक बहुत अच्छा मौका था। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड और फ्रांस वीक हो गए थे उस समय, लेकिन वॉर के रहते उनके ऊपर काफी प्रेशर आ गया था। अमेरिका चाह रहा था किसी तरह मैं इस वॉर में घुस जाऊं, थोड़ा मेरा नाम हो जाए। जब अमेरिका इस वॉर में घुसा तो सडनली जो वेस्टर्न एलाइज थे उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। तो बहुत सारा क्रेडिट अमेरिका को मिलने लगा। वाह, अब वो ये चाह रहे थे कि यार जापान को भी ना हम ही हराते हैं। आप जियोग्राफिकली अगर देखेंगे जापान रशिया के बहुत पास है। रशिया घुसकर जापान को खत्म करने वाला था। हाँ, और अमेरिका को पता है। और वर्ल्ड वॉर 2 में ये हुआ था, एक इंटरनल बात ये भी है कि कहने के लिए एलाइज थे, एलाइड पावर्स वर अपने इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, कहने के लिए। मगर रशिया को कुछ खास सपोर्ट मिला नहीं था किसी से भी, ना ब्रिटेन से मिला, ना फ्रांस से, ना अमेरिका से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिला, बट कोई चाहता नहीं था, कोई पसंद नहीं करता था रशिया को, पता नहीं क्यों। तो यूएसए का भी यही था। और डिस्पाइट दैट एक्चुअली जो जर्मनी वॉर हारने लगा उसके पीछे रशिया का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि एक तरफ से तो जर्मनी पूरी तरह कॉन्कर करके एक कोने में धकेल चुका था वेस्टर्न पावर्स को। अमेरिका आई, थोड़ी बहुत मदद मिली, मगर दिक्कत तब हुई जब ईस्टर्न साइड में रशिया ने क्या किया। रशिया विंटर आई, रशिया ने कहा अब बेटा मैं तेरे को सिखाता हूँ क्लाइमेट चेंज। ये आई रशिया की ठंड, युद्ध हो गया बंद। रशियंस को तो आदत है, उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया, अपने टैंक्स बनाए, वेपन्स बनाए, लोगों को तैयार किया, और विंटर वॉरफेयर में लड़ के जो पुश बैक दिया है रशिया ने, वो उससे ऐसा हो गया कि जर्मनी अब दोनों साइड से फंस गया है। तो रशिया भी धीरे धीरे एज अ पावर इमर्ज हो रहा है। साथ ही साथ आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज इमर्जिंग है। एक बहुत फ्री थिंकिंग कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, एक थोड़ी कंजर्वेटिव सोशलिस्टिक या कम्युनिस्टिक सोसाइटी है। तो आइडियोलॉजिकल विक्ट्री भी अमेरिका को चाहिए थी। ऐसा ना हो कि रशिया जीत कर भाई अपनी आइडियोलॉजी फैलाए, हमें फैलानी है, हमें ही रोकना पड़ेगा जापान का युद्ध। तो इस बीच में अगर आप एक बंजर जमीन पे बॉम्ब गिरा देते हो, क्या पॉइंट है? क्योंकि बात यह है कि रशिया इजीली हरा सकता है जापान को। वो अंदर जितनी अंदर तक घुस जाएगा उनको हराने के लिए, उतना ज्यादा डोमिनेंस दुनिया में रशिया का बढ़ने लगेगा, जापान पे रशिया का बढ़ने लगेगा। तो घुसने नहीं देते, फाड़ते हैं बम, तबाही मचाते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि रीजन ये नहीं था कि वॉर रुके, कंप्लीट रीजन ये नहीं। अब मैं एक लास्ट पॉइंट एज अ डेविल्स एडवोकेट मैं ये कहता हूँ कि ऐसे शब्द बोलते हैं डॉक्टर साहब, डेविल्स एडवोकेट, शैतान का फरिश्ता।
तो डेविल्स एडवोकेट का मतलब कि दोनों साइड से खेलने वाला का ये रहता है कि आप एक जो नेगेटिव साइड है उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं. आप ही जो लोग हैं जिनके से लड़ाई होती है ऐसे. Anyway. I know, man. I know. बोल, I'm a बोल. troublemaker, writer, provider, troublemaker, context giver. तो लास्ट एक मेरा पॉइंट ये है कि हमने रील में भी ये बात की है कि what did they decide? जब वो बॉम्ब बन रहा था तो इतने सारे लोग को आप जोड़ के कैसे रखोगे? अगर मैं ये कहूँ खास करके इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में कि मैं तबाही चाहता हूँ तो लोग कतराएंगे. तो एटॉमिक बॉम्ब को नाम क्या दिया गया था? The weapon of peace. The weapon of peace. उन्हें ये थोड़ी सी गलत फहमी थी या फिर ज्यादा ही फार साइटेड हो गए थे, शॉर्ट साइटेड थे रादर, कि ये वेपन गिरने से ना अमन आ जाएगा दुनिया में. मगर खैर वैसा हुआ नहीं. कभी नहीं आता. जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी. यस, तो ये तो बात है. इंडीड. हाँ. तो बॉम्ब फूटा. बॉम्ब फूटने के बाद कई लोग चौकन्ने रह गए, कई लोग को बहुत रिग्रेट हुआ. इनमें से एक ऑटो हान्स भी थे. ऑटो हान्स थे. ऑटो हान्स अलॉन्ग विद एक और साइंटिस्ट जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक फीमेल साइंटिस्ट थी, उनके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं नेक्स्ट. बनाएंगे बिल्कुल. एनीवेज, तो उससे मूव ऑन करते हैं. तो ऑटो हान्स ने दिया था इस दुनिया को न्यूक्लियर फिजन. कैसे उन्होंने कर दिखाया था कि ऐसा हो सकता है. हाँ, हो सकता है. लेकिन वो रील में भी वो सीन दिखाया कि जो आया था कि ऑटो हान्स तो चाह रहे थे कि यार मैं तो दुनिया की सच्चाई बताने जा रहा था ना. मैं तो बता रहा था कि दुनिया काम कैसे करती है. लेकिन आप अगर आप बहरों के सोसाइटी में या फिर अंधों की सोसाइटी में जाएंगे आंख और कान सलामत लेके, तो वो सोसाइटी आपके भी आंख और कान फोड़ देगी. वैसा ही हो गया कि वैसा ही कुछ. और बहुत रिग्रेट में थे. मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उन्हें काफी रिग्रेट हुआ था कि उनकी वजह से शायद ये चीज हुई है. ओपेनहाइमर को बहुत रिग्रेट हुआ था. Now I become dead. Now I have become dead, the destroyer of the world का मतलब समझ रहे हो कि उसको लगा. और वो एक मैं जो रील में डायलॉग बुलवाया कि मेरे हाथ खून से सने, वो एक्चुअली उन्होंने बोला था. Yes. उन्होंने बोला था कि मुझे लगता है कि मेरे हाथ में खून लग गया. कि सोच के देखो यार, इतनी जानें चली गई और इतने सालों तक जाते ही रही. कई पीढ़ियों दर पीढ़ी तक वो चीज पहुंच गई थी. तुम्हें पता नहीं था कि तुम किस शैतान को गिरा, तुम क्या दुनिया में क्या छोड़ने जा रहे हो. उसके बावजूद तुमने गिरा दिया. और उसके बाद जब रियलिटी ने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा ना कि देखो दुनिया की सच्चाई है. कई राज दुनिया में दबे रहने चाहिए क्योंकि शायद ये दुनिया, ये लोग, ये साइकोलॉजी और ये समाज तैयार नहीं उन चीजों को सुनने के लिए. ये शायद उन सब ने तब सोचा होगा. साइंटिस्टों के ऊपर बहुत दारोमदार था यार. साइंटिस्ट समझते थे इन पावर को ना. पॉलिटिशियंस या जो इंसान है, ठीक है, एक इंसान लोगों के बीच में पॉपुलर होगा, एक इंसान लोगों के बीच में बहुत लोग उसको चाहते होंगे. लेकिन जैसे जावेद अख्तर भी एक बात बोलते हैं कि अगर एक इंसान किसी फील्ड में बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी फील्ड में भी अच्छा होगा. साइंटिस्ट तो समझते थे ना कि क्या हम करने वाले हैं. एक एक चीज समझते हैं. आज मार्स पे मान लीजिए हमें कोई जिंदगी दिख रही, तो हम आपके लिए छोटी बात है. ये आपके नाले के पास एक फंगी उग जाती है, अलगे दिख जाता है, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता. मार्स पे दिख रहा है तो साइंटिस्ट बौखला गए आज कि भाई ये क्या जिंदगी है. तो ये सोचो, साइंस को तो पता है ना इसका मतलब क्या है. आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि यार मार्स पे मिला कि नहीं मिला. लेकिन साइंस की दुनिया में कितनी बड़ी न्यूज है ये कि जिंदगी के अवशेष हो सकते हैं यहाँ पर. तो वो चीजें साइंस तो समझती है, साइंटिस्ट समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. और उन्हीं को लगता है, मुझे इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. उनको पता था ये, उनको रोक सकते थे. और सर्कमस्टेंसेस, अनसर्टेनिटी, एक्चुअली वो भी तो इंसानी थे ना. हम साइंटिस्टों को भी या किसी फिलोसोफर को या किसी भी चीज को हम भगवान नहीं बना सकते ना. वो भी तो इंसान थे, इंसानी बिहेवियर के वजह से काम कर रहे थे. तो वही सब चीजें उनके साथ हो रही थी. ऑटो हान्स ने दिया वो बात, फिर मेमोरेंडम आ गया, उसके बाद एक्चुअली में डिवाइस बन गया, उसके बाद एटॉमिक बम फोड़ दिया गया. फोड़ने के बाद सारा मुद्दा उठता है कि अब देखो, अब करते हैं रेस शुरू, जिसके ऊपर हम बात भी करते हैं. अब चलती हैं दो कहानियां. एक कहानी चलती है डॉक्टर ओपेनहाइमर की. डॉक्टर ओपेनहाइमर एक मतलब ये दिखाता है जो अब जो घटनाएं हुई हैं, ये डॉक्टर ओपेनहाइमर का व्यक्तित्व बताता है दुनिया को. क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद बॉम्ब बनता ही नहीं. मगर जैसा आप कह रहे हो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली ली. क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, एटॉमिक बॉम्ब तो बन गया, लेकिन हमने वीडियो में भी बात की थी जब हम एटॉमिक बॉम्ब सीरीज कर रहे थे कि एक और एस्पेक्ट था एटॉमिक फिशन का, वो था एनर्जी. तो एटॉमिक एनर्जी को अब अप्लाई करना शुरू करना था. उसके लिए गवर्नमेंट को आपको बॉडी बनानी पड़ेगी. तो एक बना एटॉमिक एनर्जी कमीशन, AEC. और उसमें एक जनरल एडवाइजरी कमेटी थी जिसमें ज्यादातर साइंटिस्ट थे. उसके हेड थे डॉक्टर ओपेनहाइमर. अभी भी एनर्जी की बात बहुत कम हुई है. लोग अब ये चाह रहे थे, अमेरिका में जो एक स्टोरी है और डॉक्टर ओपेनहाइमर की, जिसको हम यहाँ पॉज करते हैं, साथ ही साथ आती है पॉलिटिकल स्टोरी.
अमेरिका जो 7वें आसमान पर झूल रहा था ना, आहा बाबू, अरे ये तो बढ़िया है रे, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है रे, हमरे पास है ये एटॉमिक बम। वही ना, अहंकारी को उसका अहंकार मार देता है, तब आते हैं 1949 में आई गेस। वो तो बहुत बाद में। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो मैं वहां लाता हूं, है ना, तब तक ये स्टोरी कवर कर लेते हैं कि पॉलिटिकली अमेरिका हो गया खुश। अमेरिका कह रहा है यार जो मैं चाहता था मुझे मिल गया। सबसे ताकतवर कौन? अमेरिका। अमेरिका कौन? सबसे ताकतवर। तो अब जो है मैं सर पे तो चढ़ गया हूं, अब मैं देखता हूं कि मैं सर पे घर कैसे जमाऊं अपना दुनिया पे। अमेरिका चाह रहा था बनाओ और बॉम्ब, क्योंकि मेरे अलावा और किसी के पास है नहीं, और ताकत जो है, ताकत मिलना नहीं है, हैवी लाइज द क्राउन। खाली मुकुट पहनना नहीं है आपको, आपको गद्दी संभाल के रखनी है। असली बादशाह वो है जो राजा बनने के बावजूद भी राजा बने रहे। तो अभी मैं बैठ गया हूं, लेकिन अब मैं अपने पैर जमाऊंगा। तो वो पुश कर रहा था कि और बॉम्ब्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और बीच में आ गए एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने फिर ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि मेरे पास एच बॉम्ब का फॉर्मूला है। अब ओपेनहाइमर पोस्ट वॉर कह रहे थे कि भाई आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर वो मेमोरेंडम नहीं आता तो क्या हम फिगर आउट नहीं कर लेते? वक्त लगता, वॉर के वक्त तक नहीं। 1946 या 47 में ओपेनहाइमर ने पब्लिकली कहा था कि आप ये जो सीक्रेट वीक्रेट रख रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है। जो साइंटिस्ट रशिया में बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप इंसान के पोटेंशियल को गिरा नहीं सकते। आज नहीं तो कल वो बना लेंगे। जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक ही जगह मैथमेटिक्स की बात हो रही थी, एक ही जगह साइंस की बात। दुनिया पूरे हिस्ट्री ऑफ साइंस में देखा जाए, हर जगह दुनिया, इंसान क्यूरियस है, वो हर जगह कहीं ना कहीं आंसर निकाल ही लेगा। बिना कितने बार केसेस ऐसे आए हैं कि दो लोगों ने इंडिपेंडेंट होके बिना ताल्लुक रखे हुए सेम चीज जनरेट कर दी है। एग्जैक्टली ऐसा है। तो सॉरी, ओपेनहाइमर का ये कहना था कि आप क्या करना चाह रहे हो इस दुनिया में? हाँ, आपको क्या लग रहा है कि एक बॉम्ब से अगर मैं बड़ा बॉम्ब बनाऊं तो क्या मैं ताकतवर हो जाऊंगा? ये बेफिजूल की रेस है। इसलिए उसका नाम सुपर भी दिया गया था, सुपर। हाँ, क्योंकि उनमें ये लग रहा था, क्योंकि इतना तो साबित हो गया था कि फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी निकलेगी, है ना? तो उसका बॉम्ब बनना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे हो आप? वो कह, तो इसके भी दो पहलू थे। पहली बात तो ये थी कि कोई वर्किंग मॉडल अब तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था, ये था रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, ओपेनहाइमर चाह रहे थे, उन्होंने देख लिया था ये तमाशा, ठीक है? उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक एटॉमिक बॉम्ब बनाऊंगा, और इन्होंने मुझे पावर दी है, इन्फ्लुएंस दी है। अब मैं जब बोल रहा हूं तो इन्होंने मुझे जनरल एडवाइजरी कमिटी में रख दिया, है ना, कि मैं बस अपनी बातें बोलूं, कर तो ये अपनी रहे। जोर लगाया ओपेनहाइमर ने कि नहीं बनाते, नहीं बनने दूंगा मैं। आप जैसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर आप पर विश्वास किया भी जा सकता है तो दुश्मन पर तो नहीं किया जा सकता। अब नई दुनिया है, अब एक यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस को मिलकर एक प्लान बनाना चाहिए जिसके थ्रू इंटरनेशनल कमिटी बनेगी जो इस पूरी चीज पर संतुलन बनाए रखेगी, ताकि ये बात कभी हाथ से ना निकले, ताकि वापस एक एटॉमिक बॉम्ब ना फूटे। और ऐसी एक प्लान बना भी था, मगर उसमें ऐसा हुआ था कि वही सिक्योरिटी काउंसिल वीटोइंग ये वीटोइंग वो। अमेरिका ने जबरदस्ती कुछ ऐसे क्लॉज घुसाने की कोशिश की उसमें जो प्रो अमेरिकन थे। रशिया ने वीटो कर दिया। बाढ़ में जाओ, क्या हमें बेवकूफ समझ रहे हो? हम देख लेंगे। हाँ, देखो अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? हम क्या कहते हैं? तू क्या है बे? तो उसने काम, तू बाहर में। तो उसने कर ही दिया वो काम। और खैर वो तो और फिर 1949 में जैसा ओपेनहाइमर ने कहा था, रशिया के पास अपना एटॉमिक बॉम्ब आ गया। रशिया के पास आ गया, प्लस दुनिया को समझ में भी आ गया कि भैया ये अब हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी बीच लग जाते हैं, मतलब और भी बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, उन पर लग जाते हैं केस यार कि भैया तुम जो हो, या हाइड्रोजन तुम रोक जो रहे हो, ये तो सामने वाला हमसे आगे निकल जाएगा भाई। तो क्या तुम्हारे तो भाई भतीजी भाभी लोग, मतलब बोल रहा हूँ, इन सबके तो रिलेशन रहे हैं भैया कम्युनिस्ट इनसे आइडियोलॉजी से, तो क्या तुम ही तो वो नहीं थे कि जिन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पहुंचा दी? वरना यार अमेरिका तो हम हैं, हमारे पास तो सारी सच्चाई हमें पता है, दुनिया तो हम ही है। दुनिया
आज भी मूवीज में भी यूएफओ आते हैं तो अमेरिका ही जाते हैं। पूरी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया है ही नहीं, दुनिया ही अमेरिका है। तो अमेरिका एक बहुत फनी चीज है। एक ना मैं जब छोटा था एक गाना आया था इंटरनेशनल लव, ठीक है। इंटरनेशनल का लव क्या है, उसमें 4 शहरों के नाम है इंटरनेशनल। न्यूयॉर्क सिटी, मायामी, लॉस एंजलिस। मैंने कहा ये का इंटरनेशनल लव है भाई। एक आधा थोड़ा पटना वटना दुनिया ही अमेरिका है, तो वो हो गया। तो ये इस पे केस लग गया। खैर इस पे तो हम और भी, अगर आपको पसंद आएगा तो इस पे तो हम बहुत बेहतरीन चर्चे वाली वीडियो बनाएंगे कि क्या केस में उनके क्या एलिगेशन लगे। अभी तो अपन ऊपर से कवर कर लेंगे। तो इवेंचुअली उन पे केस लगता है, उन पे मतलब ऐसा कोई नहीं जेल वेल डाल दिया था, उन पे उनकी क्लियरेंस छीन लेते हैं, मूवी में दिखाया है। हाँ। और वो चीजें होती है कि भैया फिर इन्वेस्टिगेशन होती है कि तुम्हारे तो रिश्ते भी रहे हैं, तुम्हारे खुद सगा भाई ऐसा था, तुम्हें एक इंसान ने अप्रोच भी किया था कि यार ये टेक्नोलॉजी यूएसएसआर को दे दो, और तुमने उस समय जनरल को नहीं बताया, तुमने उस समय नहीं बताया आर्मी को कि यार देखो मुझे ऐसा अप्रोच किया गया था। तो ओपनहाइमर ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ था, आई वॉज एन इडियट, कि मैंने ये बात उनको नहीं बताई क्योंकि मैं डर रहा था कि मुझे अपने लोग बचाने थे। इंसान हमेशा अपने लोगों को बचाने के लिए अजीब वे में बिहेव करता है। हमें पता नहीं, आपको पता नहीं है कि आप किससे कितना प्यार करते हैं जब तक कि एक सिचुएशन सामने ना आ जाए। वो जो एग्जांपल भी देते हैं कि अगर पटरी, आपके पास एक ट्रेन चल रही है, दो साइड दो लोग लेटे हुए, एक साइड मान लीजिए 1000 लोग लेटे हुए और एक साइड आपका कोई दोस्त मित्र प्यार माँ बाप लेटे हुए, आपके हाथ में कंट्रोल है कि इनमें से किस साइड में ट्रेन जाएगी। तो बहुत चांसेस होते हैं कि इंसान बोलता है मुझे अपना इंसान बचाना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आती है। तो वहां पर उस रीजन की वजह से वो उन्होंने नहीं बताया था। बहुत सारे केसेस लगते हैं, पूरा ड्रामा है, पूरी मूवी पूरा ड्रामा है। हाँ। तो ये तो पूरा ड्रामा चल रहा था, ये ड्रामा था, इसमें बहुत सारी चीजें आएगी और अगली वीडियो में हम शायद बात भी करते हैं कि वो पूरा का पूरा ड्रामा क्या था, क्या क्या एलिगेशन लगे थे, और कहानी और किस्सों की जिम्मेदारी हम तो हमेशा डॉक्टर साहब को ही देते हैं। तो अगली वीडियो में मोस्टली हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ही आपसे वो सारी बातें करें, क्योंकि हम इवेंचुअली इस कंटेंट को जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हम बात करना चाहते हैं साइंस पे, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे, साइकोलॉजी पे, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन बिहेवियर भी। इंसान कब किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है उसके बारे में भी बात करना चाहते हैं। इवेंचुअली आगे चल के वीडियोस बढ़ेगी शायद करंट, क्योंकि एज थिएटर आर्टिस्ट भी मतलब हमारी जो जर्नी रहती है वो ह्यूमन काइंड के ऊपर है। हमारे तौर तरीके, सोचने का तरीका। हम तो वही है ना, हम तो मंटो साहब को पढ़ते हुए आए हैं कि भैया मैं काली तख्ती पे सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। सच जैसा है उसको वैसा ही पेश करना चाहिए, वैसे ही बताना चाहिए, वैसे ही सबके सामने लाना चाहिए कि सच नीम के पत्ते कड़वे ही सही, खून तो साफ करते हैं। खैर ये वीडियो थी ओपनहाइमर के बारे में, ये वीडियो थी उस इंसान के बारे में कि कब जाके ऐसी सिचुएशन आई कि सब के सब इंसान अनसर्टेन होने लगे थे। कैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेन हो गए थे और जिनकी खुद की इक्वेशन भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही है। कैसे ओपनहाइमर बदल गए थे, कैसे ओपनहाइमर ने जब सच को अपने आंखों के सामने देखा तो उन्होंने देखा, महसूस किया कि सच ऐसा भी हो सकता है जिसको मैंने कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था। ये वीडियो थी उन सारे साइंटिस्टों के बारे में जिन्होंने उस समय सोचा था कि वो जिंदगी को बचाने जा रहे हैं, मगर जब ताकत का असली कंट्रोल किसी ऐसे इंसान के पास आता है जिसको पता नहीं है ताकत क्या है, ये शैतान क्या है, ये पावर है क्या, तो वो किस कदर दुनिया को ले जाती है। और आज की बात भी है, जब से दुनिया में पहला एटॉमिक बम फूटा तब से दुनिया बदल गई है हमेशा के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।